नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमित जीएस सेंटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीके के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि एनसीएल एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस प्रैक्टिस सेट को पूरा ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। साथ ही अगर आप इसका नोट्स बना सकें तो नोट्स भी बनाते रहिएगा, ताकि एग्ज़ाम के टाइम में आपको दिक्कत ना हो रिवीजन करने में। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है सरस्वती, सिंधु, ब्यास और रावी। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है? रावी है। ठीक है, रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, ये ऋग्वेद के तृतीय मंडल में इसके बारे में वर्णन किया गया है। और ये जो गायत्री मंत्र है किसको समर्पित है? तो ये सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। ऑप्शन है ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से, मुंडकोपनिषद से और भगवत गीता से। तो इसका जो राइट आंसर है कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर 3 यानी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। ऑप्शन से कुषाण काल में, मौर्य काल में, गुप्त काल में और हर्षवर्धन के काल में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है कुषाण काल में। ठीक है, इस काल में कन्या विवाह की जो आयु थी वो 8 से 10 वर्ष कर दी गई थी। कितना कर दिया गया था? 8 से 10 वर्ष। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब को मुगल बादशाह ये जो था औरंगजेब, इसको जिंदा पीर कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तात्या टोपे और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। ठीक है, इन्होंने एक और पार्टी की स्थापना की थी, वो था स्वतंत्र लेबर पार्टी। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसे यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन से ऑस्ट्रेलिया, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कनाडा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन से भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, केंद्रीय वित्त मंत्री और केंद्रीय वित्त सचिव। तो कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट है, केंद्रीय वित्त सचिव के साइन होते हैं। ठीक है ना, और इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है केंद्रीय वित्त मंत्रालय। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा रुपये चिन्ह यानी कि ये जो आपका इस तरीके का चिन्ह बना होता है, ठीक है, इसको किस वर्ष अपनाया गया था? ठीक है ना, तो इसको अपनाया गया था, यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, हमें इसमें से छांट के बताना है। ऑप्शन है 2009, 2010, 2011, 2012। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 2010 में अपनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन है सिमलीपाल नेशनल पार्क, कार्बेट नेशनल पार्क और डचीगम वन्य जीव अभ्यारण्य, हजारीबाग नेशनल पार्क। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है कार्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? ऑप्शन से बाबा आमटे, मेघा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा और किरण बेदी। इसका जो राइट आंसर है वो है सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, चिपको आंदोलन के ये नेता थे। ठीक है ना, और कौन से दशक में हुआ था ये आंदोलन? तो ये हुआ था 1970 के दशक में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किसके कारण होता है? ठीक है, किस कारण से होता है? वर्षा की बूंद जब गिरती है ऊपर से, आपने देखा होगा गोलाकार एक रूप लेके गिरती है, तो किसके कारण होता है?
यहाँ पे ऑप्शन है श्यानता, पृष्ठ तनाव, प्रत्यास्थता और गुरुत्व। तो इसका जो राइट आंसर है वो होता है पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ऑप्शन है WTO, विश्व बैंक, UNDP, IMF। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ठीक है, और ये जो मानव विकास रिपोर्ट आता है यानी कि मानव विकास सूचकांक, इसके द्वारा ही निर्धारित किया जाता है कि कौन सा देश विकासशील है और कौन सा देश विकसित है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अमर्त्य सेन को उनके किस विषय क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शंस हैं मौद्रिक अर्थशास्त्र, कल्याणकारी अर्थशास्त्र, पर्यावरणीय अर्थशास्त्र और विकासात्मक अर्थशास्त्र। तो इसका जो राइट आंसर है कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? ऑप्शंस हैं न्यायपालिका, कार्यपालिका, संसद, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है दोस्तों? तो मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक होता है वो होता है न्यायपालिका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? ऑप्शंस हैं 1971 में, 1942 में, 1975 में और 1976 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है 1976 ईस्वी में। ठीक है, कब शामिल किए गए थे? 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, कब? 1976 ईस्वी में इसमें ये मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद की जाती है? तो यहाँ पर ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, 5 वर्ष। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति 5 वर्षों बाद की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संसद में शामिल है? ऑप्शन से राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 1 है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, संसद में ये तीनों सम्मिलित होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, ये संसद के तीनों अंग हैं। ठीक है, राष्ट्रपति भी संसद का ही अंग होता है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित हो सकता है? ऑप्शन से तिल्ली, दिमाग, लीवर, अग्नाशय। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है। ठीक है, लीवर जो है मानव शरीर का एकमात्र अंग है जो रीजनरेशन क्षमता रखता है। सबसे अधिक मानव शरीर के अंदर जो अगर सबसे अधिक रीजनरेशन क्षमता है तो वो है लीवर के अंदर। ठीक है, अगर लीवर को आप टुकड़े टुकड़ों में काट दो ना तब भी ये रीजनरेट करके पूरा लीवर बना लेंगे। ठीक है ना, अपने आप को रीजनरेट कर लेते हैं। ठीक है ना, पुनः विकसित कर लेते हैं। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है जब भी बॉडी के अंदर ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज फिर कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में। ठीक है, तो ये ग्लाइकोजन को क्या करता है? स्टोर करता है और इसे हम पाचक ग्रंथि के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? इबोला है एक क्या है? ऑप्शन है आतंकवादी संगठन, एड्स परीक्षण, प्राणघातक विषाणु और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो आपने इबोला के बारे में सुना ही होगा दोस्तों। इबोला क्या है? एक वायरस है, बहुत ही खतरनाक वायरस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है ये ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट है, प्राणघातक विषाणु है। ठीक है, और इसको WHO ने अगस्त 2014 में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? ऑप्शंस है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय। लास्ट वाला ऑप्शन है उपरोक्त सभी सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूँ आपको कि ये जो तीनों ऑप्शंस हैं वो करेक्ट हैं। ठीक है, ये सभी मंत्रालय मिलके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को क्या करते हैं? सुचारू रूप से प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट होगा।
ठीक है, उपरोक्त सभी सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ऑप्शन है मध्यमंडल, समताप मंडल, बाह्यमंडल और क्षोभ मंडल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्षोभ मंडल। ये सबसे वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है ना, वो होती है क्षोभ मंडल। ठीक है, सबसे नीचे क्षोभ मंडल होता है, फिर उसके बाद समताप मंडल होता है, उसके बाद मध्यमंडल होता है, फिर वायुमंडल होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल और वायुमंडल। ठीक है, तो ओजोन परत जो है वो पाई जाती है आपके समताप मंडल में। और ये समताप मंडल कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? ये पाया जाता है 18 से 50 किलोमीटर के ऊंचाई तक। ठीक है, और ये ओजोन परत जो है ये समताप मंडल के सबसे निचली सतह की तरफ पाई जाती है, सबसे निचले हिस्से में पाई जाती है। ठीक है, यानी कि क्या करता है, ये परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ऑप्शंस है कलपक्कम, कोटा, तारापुर और नरोरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तारापुर। ठीक है, ये तारापुर कहाँ पर स्थित है? तो ये है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ठीक है, और ये कब स्थापित हुई थी? तो 1969 ईस्वी में। और किसके सहयोग से, कौन से देश के सहयोग से? तो वो जो देश था वो संयुक्त राज्य अमेरिका था। ठीक है, कौन सा देश? अमेरिका के सहयोग से ये क्या हुआ था, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 2019 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? ऑप्शन है मणिपुर, त्रिपुरा और पुडुचेरी, सिक्किम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका सिक्किम। ठीक है, सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे कम जनसंख्या पाई गई। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लिया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।